Assalamu alaikum students. Welcome to the online video lecture series of artificial intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series. So हमने जो है वो आखिरी आपका वीक है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर जितने लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं और आखिरी वीक के ये आखिरी दो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 41 एंड लेक्चर नंबर 42। और इस लेक्चर के अंदर मैं ओवरऑल जो कोर्स हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करूँगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए भी अपनी जो है वो तैयारी कर सकें। ये कुछ हमारी आउटलाइन थी जो कि हमने कवर की है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन था। देन वी डिस्कस अबाउट द इंटेलिजेंट एजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्च स्ट्रेटजीज़, और इसके अंदर हमारे पास इन्फॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड, कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, एडवर्सेरियल सर्च, रीजनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसको हमने देखा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे जस्ट अपने इन सारे टॉपिक्स को। उसके बाद फिर हमने बात की अनसर्टेनिटी के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, इनके मशीन लर्निंग की बात की हमने। तो आज जितना भी हमने जो कोर्स हमने एग्जीक्यूट किया है उस सारे कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, और इस ओवरव्यू के अंदर ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद जो है वो आसानी हो सके, आप देख सकें, ओवरव्यू कर लें और अपने एग्ज़ाम की आप जो है वो तैयारी कर सकें। जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया तो उस वक्त हमने थोड़ा सा इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को देखा था। हेयर आर सम इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट के हमारे पास हमने डेफिनेशन को देखा। बात की कि डेफिनेशन क्या है इंटेलिजेंस की, इसको डिटेल के साथ डिस्कशन करने के बाद हमने ये कहा था कि इसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। द इंग्रेडिएंट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेमोराइज, एनालाइज, reactive and response and planning. These are the basic ingredients of intelligence. अगर किसी पर्सन के अंदर या किसी मशीन के अंदर पाई जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। तो नॉर्मली इंटेलिजेंस की कोई हम प्रिसाइज ना तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि एक बंदे के लिए जो है वो एक चीज़ इंटेलिजेंट है तो दूसरे के लिए इंटेलिजेंट नहीं है, या क्या सिनेरियो है। हर बंदे का अपना अपना चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है। जिस तरह से इंटेलिजेंस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स की बेस के ऊपर उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल इसी तरह से एआई की भी कोई डेफिनेशन नहीं है, उनको भी मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है कि उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, उनको फिर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ एआई डेफिनेशंस। Thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, acting rationally. These are 8 definitions of artificial intelligence. इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। अब इसके अंदर जब हम एक्टिंग ह्यूमनली की बात करते हैं वहाँ पे हमने ट्यूरिंग टेस्ट की बात की थी। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या था कि एक तरफ ह्यूमन है, एक तरफ मशीन है, दरमियान में हमारे पास कोई दीवार है, उस दीवार के नीचे से ये यहाँ पे दरवाज़े लगे हैं, दरवाजे से नीचे से वो पीस ऑफ पेपर के ऊपर कोई ह्यूमन इंटेरोगेटर क्या करता है, क्वेश्चन पुट करता है, और इधर से मशीन आंसर देती है, इधर से ह्यूमन आंसर देता है। लेकिन इंटेरोगेटर को ये नहीं पता कि वो मशीन किस तरफ है या ह्यूमन किस तरफ है, और वो ये जज पढ़ने के बाद भी, उनके आंसर पढ़ने के बाद भी ये जज ना कर सके कि मशीन कौन सी थी, ये आंसर मुझे कहाँ से मिला। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मशीन ने जो है टेस्ट पास किया है। तो टेस्ट पास करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो है मशीन ने हमारे ने एक्ट किया लाइक ए ह्यूमन। ह्यूमन को फूल बनाना ये काम था ट्यूरिंग टेस्ट का। फिर उसके बाद फिर हमने उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब ये सारी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हमने 2 लेक्चर इसके ऊपर लगाए थे। उसके बाद ये मेन था, और मेन बात थी ट्यूरिंग टेस्ट की जो कि एलन ट्यूरिंग ने दी है। उसके बाद हमने एजेंट्स के ऊपर आ गए थे। एजेंट्स के अंदर हमने एजेंट की डेफिनेशन को देखा, ये प्रीवियस स्लाइड से ही मैंने इसको उठाया था कि हमारे पास क्या है कि एजेंट क्या है। फिर हमने बात की हुई टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एजेंट, पीस मॉडल, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर फिर हम मज़ीद टाइप्स ऑफ एजेंट्स की बात की थी। द टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर फुली ऑब्जर्वेबल, पार्शली ऑब्जर्वेबल। इसकी हमने डेफिनेशन हमने देखी थी कि पार्शली ऑब्जर्वेबल क्या होता है, फुली ऑब्जर्वेबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। इसी तरह से हमारे पास सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट,
deterministic, stochastic, static and dynamic, discrete versus continuous. So these are the types of environments जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी. Then we talked about the different types of agent, जिस एजेंट प्रोग्राम्स मीन कि हमने एजेंट की एक और डेफिनेशन वहाँ पे देखी थी, जिसके अंदर हमने वहाँ पे एजेंट इज़ इक्वल टू किया था प्रोग्राम प्लस हमारे पास प्रोग्राम को भी हमने डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया था. जैसे प्रोग्राम हम डिफरेंट करते हैं तो नया एजेंट बन जाता है, उसकी टाइप डिफरेंट बन जाती है. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है? जस्ट इफ एल्स की कंडीशन के ऊपर काम करता है, फुली ऑब्जर्वेबल होता है. अब ये सारे के सारे इस तरह के MCQs भी बन सकते हैं. और मॉडल बेस के अंदर यहाँ पे देखें, मॉडल बेस के अंदर कंडीशन एक्शन रूल भी होता है, साथ में उसकी परसेप्ट हिस्ट्री भी मौजूद होती है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, उसके ऊपर हमारे पास एक्शन होते हैं. सो गोल बेस एजेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इफ़ एल्स के रूल नहीं होते, बल्कि क्या है वहाँ पे हमारे पास साथ में हमारे पास गोल हम फाइंड करने की तरफ निकल जाते हैं. सो यूटिलिटी बेस एजेंट के अंदर क्या है, गोल की जगह पे हम यूटिलिटी लेके आते हैं. ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स थी एजेंट की. सो इन आवर फोर्थ लेक्चर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की बात की थी. इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इन दिस लेक्चर मीन की लेक्चर नंबर 4 वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट. और फंक्शनैलिटी में क्या आता था? गोल फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, और फिर हम सर्च के बारे में बात करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रॉब्लम फॉर्मुलेशंस. सो हमने इसके अंदर बात की थी प्रॉब्लम कौन सी थी. 8 पजल प्रॉब्लम. वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि हमने सारे के सारे काफ़ी जगह पे 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था. आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर एक हमारे पास स्टार्ट स्टेट है, गोल स्टेट है. इन द सेम वे आप इस प्रॉब्लम 8 को, इन प्रॉब्लम की हमने बात की थी और इसकी प्रॉब्लम फार्मूलेशन बनाई थी, तो इससे भी आप फेमिलियर होंगे कि किस तरह से इसमें काम किया जाता है, किस तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो काम किस तरह से इसकी इनिशियल स्टेट है, हम गोल स्टेट करते हैं, प्रॉब्लम बेसिकली क्या है और सोल्यूशन हमने किस तरफ जाना है. इन द सेम वे वी टॉक्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम, द टॉय प्रॉब्लम, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो है वो कह लें कि सफाई करने वाला एक एजेंट है, वैक्यूम क्लीनर है जो कि सफाई करता है, और किस तरह से वो सफाई करेगा इन 2 बॉक्सेस में से उसके हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, उसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन को हमने देखा था. इन द सेम वे ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी, इसको हमने फिर क्या किया था, इसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक हमने कन्वर्ट कर दिया था. वी कैन कन्वर्ट एनी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, जिसके अंदर नोड्स होती हैं, उसकी जो एक्शंस होते हैं, और वो हमारे पास ये उसकी एजेस बन जाते हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं, और नोड जो है उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे पास इस तरह से किसी प्रॉब्लम को कर सकते थे. तो ये एक प्रॉब्लम आई थी जिसके अंदर हमने रोमानिया कंट्री का रोड मैप की बात की थी. इस मैप के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट आती है, गोल स्टेट आती है. देयर आर मल्टीपल वेज टू रीच फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट. सो ये इस प्रॉब्लम को भी हमने डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था और हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स इस प्रॉब्लम के ऊपर लगाए थे. लेकिन लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने जस्ट इसको स्टडी किया था जस्ट टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, जिसके अंदर हमने इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ये ट्रांजिशन मॉडल, ये सारी चीज़ें हमने, गोल क्या है, सेट पाथ हमारा क्या है, इस तरह की बातें की थी हमने. देन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द वाटर जग प्रॉब्लम, जो कि हमारी बेस बनी थी आगे ट्री कन्वर्जन के अंदर. एक प्रॉब्लम को ट्री कन्वर्जन के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उसमें से गोल को किस तरह से फाइंड किया जाता है. तो ये हमने प्रॉब्लम, वाटर जग प्रॉब्लम हमने की बात की थी इसके ऊपर, इसको सॉल्व किया था, और ट्री को सॉल्व बनाने के बाद हमने उसके ऊपर डिफरेंट सर्च एल्गोरिदम लगाए थे. वो तो स्टेटमेंट क्या थी, देयर आर 3 जग, वाटर जग ABC विद द कैपेसिटी ऑफ 853. इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जितने भी जग्स हैं, ऑल दीज जग डू नॉट हैव एनी अदर मेजरिंग मार्क ऑन इट. So initially these jug have water 620 मीन के पहले जग के अंदर 6 लीटर है, दूसरे के अंदर 2 लीटर है, तीसरे के अंदर कोई एम्प्टी है तीसरा जग हमारे पास.
सो हाउ कैन वी गेट गेट द कॉम्बिनेशन, मीन कि हम किस तरह से ले करें कि एक पहले जग के अंदर 1 लीटर वाटर आ जाए, दूसरे के अंदर 4 आ जाए, तीसरे के अंदर 3 आ जाए। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता था, इसका हमने ट्री बनाया था। ये हमारे पास ट्री आता था कि सेट ऑफ एक्शन हमने निकाले जो हमारी प्रॉब्लम फार्मूलेशन हमें निकाल के देती है। तो प्रॉब्लम फार्मूलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सेट ऑफ एक्शन हमारे पास आता है, हमारे पास इनिशियल स्टेट आती है, हमारे पास गोल स्टेट आती है, ट्रांजिशन मॉडल आता है। तो सारे के सारे वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होकर हम अपनी सर्च स्पेस को बिल्ड करते हैं। तो सर्च स्पेस क्या है कि हमारे पास कि वो सारी की सारी ऑल पॉसिबल पाथ्स टू रीच फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू एनी स्टेट, मीन के जितनी भी हमारी स्टेट्स जनरेट होती है, पूरे का पूरा ट्री जितनी हो सकती हैं वो सारी की सारी हमारे पास सर्च स्पेस बन जाती है। और अब इस सर्च स्पेस में मुझे क्या करना है, मुझे गोल को फाइंड करना है। तो अब वो जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को हमने एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, ट्री रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ले गए। अब इस ट्री में से हमने क्या करना था, हमने गोल को फाइंड करना था। तो इनिशियल स्टेट ये किस तरह से होता है कि इनिशियल स्टेट थी हमारे पास, इनिशियल स्टेट के ऊपर सारे के सारे सेट ऑफ एक्शन अप्लाई किए, नई स्टेट्स बनी, नई स्टेट के ऊपर सारे के सारे सेट ऑफ एक्शन अप्लाई किए थे, फिर उससे नई स्टेट्स बनी। इस तरह से हम जनरेट करते गए और फिर बाद में हमने देखा कि यहाँ तक हमारे पास गोल जो है वो मिल जाता है इस तरह से। तो ये हमारे पास इस स्टेट से B to C हम मूव करें कि बीन जग B से C की तरफ पानी लेके जाएं, तो ये स्टेट बन जाती है। इसके ऊपर A से B अप्लाई करें, मीन के 1 5 2, देन इफ़ वी मूव फ्रॉम B to C, मीन के यहाँ पे B to C अब 3 इसकी कैपेसिटी है, लिहाजा 3 लीटर इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 4 3 इसकी एक कंडीशन हमारे पास बन जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेट्स अचीव होती हैं। अगर यहाँ पे अब मसला क्या था कि अगर वो इस पाथ के ऊपर जाने की बजाय इस तरफ आ जाए, और ये हो सकता है कि वो किसी इन्फिनिट ब्रांच के अंदर फंस जाए। तो ये हमारे पास कुछ इश्यूज़ थे। हम अब किस तरह से इस गोल को फाइंड करना है इस सर्च स्पेस में से। तो टू फाइंड दैट प्रॉब्लम, मीन कि अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च, कि अब हमने गोल को सर्च करना है। तो सर्चिंग के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम पहले से मौजूद थे। उसकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो कि हमारे पास हैं, लेकिन यहाँ पे स्लाइड के अंदर 2 मेंशन की गई हैं। अभी उसको तीसरी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्च टेक्निक इज़ अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इसको ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं, इसको एग्जॉस्टिव सर्च भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं होता हमारे गोल के तक पहुंचने का कि गोल किस तरफ है, कोई गेस नहीं होता, कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती। तो ब्लाइंडली हम हर स्टेट से नई स्टेट्स बनाते जाते हैं और नई स्टेट्स बना के आगे सारे एक्सप्लोर करते रहते हैं कि आया कि ये गोल नहीं है, ये गोल है या नहीं, जिस तरह से हमने हिस्ट्री के अंदर किया था। वी क्रिएट द न्यू स्टेट्स बाय अप्लाइंग द ऑल सेट ऑफ एक्शन ओवर हेयर एंड हम इन जो नई जो स्टेट्स आई हुई हैं इनके ऊपर मज़ीद सारे के सारे सेट ऑफ एक्शन अप्लाई किए थे और नई स्टेट्स हमने बनाई थी। ये ब्लाइंड एक सर्च है। इसकी एग्जांपल एक ये भी है कि एक बंदा जो है वो रूम के अंदर एंटर होता है और उसको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक बल्ब का बटन कौन सा है, तो वो सारे के सारे ट्राई करता है। पहले बटन को ऑन करेगा और चेक करेगा कि लाइट ऑन हुई है कि नहीं, फिर दूसरे बटन को करेगा लाइट ऑन हुई है या नहीं। तो ये ब्लाइंडली ये चीज़ होती है। इसी तरह से अगर आप रूम के अंदर की भूल जाते हैं तो की उसको फाइंड करने के लिए आप किस तरह का मैकेनिज़्म लगाते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप सारे के सारे रूम की हर एक पॉइंट को आप क्या करें, उसको सर्च करना शुरू कर दें कि आपकी की किधर है। तो ये इस तरह से कि अनइन्फॉर्म, कि आपको कोई गेस मौजूद नहीं है, जिसके अंदर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक है, डेप्थ फर्स्ट इटरेटिव डीपनिंग सर्च है। और देन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक आती है तो वो कौन कौन सी हमारे पास सर्च टेक्निक है। तो इससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक और टेक्निक भी है, बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो ये भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे इन्फॉर्म सर्च के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स जो कि हमने कवर की हैं, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार सर्च। ये 3 टाइप्स, यहाँ 3 सर्च टाइप हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, 3 हमने इधर पढ़ी हैं। इन द सेम वे जो तीसरी हमारे पास टाइप है वो है लोकल सर्च टेक्निक।
तो लोकल सर्च टेक्निक के अंदर भी हमारे पास हमने 3 सर्च टेक्निक को डिस्कस किया है, और वो 3 सर्च टेक्निक कौन सी, बीम सर्च है, उसको भी अभी ओवरव्यू कर लेते हैं उसका, जेनेटिक एल्गोरिदम है, हिल क्लाइंबिंग है, ये 3 हमने वहाँ पे पढ़ी हैं। सो देयर आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्च टेक्निक्स विच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, और इन्हीं को ही हम हाईलाइट करते रहे हैं। द कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। द कंप्लीटनेस, अब यहाँ पे देखें इसके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। देखिए कंप्लीटनेस क्या है, ऑप्टिमैलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ये इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कंप्लीटनेस इज़ if any algorithm guaranteed to find a solution when there is one, mean के if the solution is available in your search space and our algorithm guaranteed to find the solution from that search space, तो उस algorithm को हम complete कहते हैं कि ये complete है हमारा algorithm। तो इस तरह से optimality, if there are what is the optimality, if there are multiple paths to reach from initial state to goal state, सो जो ऑप्टिमल सर्च टेक्निक ऐसी सर्च टेक्निक होगी जो कि हमें बेस्ट पाथ उसमें से रिटर्न करके देगी, कि हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं टू रीच फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट, एंड आवर सर्च टेक्निक रिटर्न द बेस्ट पाथ विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, एडमिसिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, तो उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको भी हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगेगा। उसको कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मीन कि ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये वाले, इनको कितनी स्पेस चाहिए, इसके ऊपर भी हमने बात की थी। सो अभी इसको दोबारा फिर देख लेते हैं इन्हीं चीज़ों को। अब हमने फिर क्या किया था, हमने एक ट्री लिए थे, ट्री एग्जांपल्स ली थी। द ट्री हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 2 एंड डेप्थ इज़ 2, व्हाट विल बी द मेमोरी रिक्वायरमेंट टू ट्रैवर्स दैट ट्री बाय यूजिंग द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। इन द सेम वे वी आल्सो कैलकुलेटेड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हमने नंबर ऑफ़ नोड्स के ऊपर मैप कर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स किस तरह से कैलकुलेट की जाएँ, कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च हमें जब हम उसके ऊपर ट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो कितनी नोड्स को ट्रैवर्स करता है। तो ये हमने ब्रेडथ फर्स्ट सर्च के अंदर और डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर और DFID के अंदर हमने किया था। तो यहाँ पे अभी कंपैरिजन हमने किया था बिटवीन ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो द एडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च इज़ दैट इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। हमने इसके फार्मूला ख़ुद ड्राइव किए थे। आई होप अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी की थी ताकि हम इसकी डेरिवेशन कर सकें। इन द सेम वे द एडवांटेज ऑफ BFS इज़ कंप्लीट, मीन के ये अश्योरिटी करती है कि अगर गोल मौजूद है तो ये फाइंड करके देगी। लेकिन ये वाली जो है वो सर्च टेक्निक ये हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च, दिस सर्च टेक्निक इज़ इनकम्प्लीट, and but the disadvantage of BFS is it requires too much memory requirement। so यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल हमारे पास आती है b⁻D, ये हमारे पास इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट आती थी b/d। तो ये कांस्टेंट के अंदर चली जाती थी एक किस्म की, और ये हमारे पास जो है वो मिन के इसको देख लीजिएगा कितनी उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट थी। ब्रांचिंग फैक्टर b-1 × d+1, ये इस तरह से फार्मूला था इसका। तो ये लेकिन ये इन्फिनिट लूप के अंदर फंस सकती है कि पहली ब्रांच ही अगर इन्फिनिट आ जाए तो ये उसके अंदर फंस जाती है। देन हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कंबाइन किया। हमने कंबाइन करने के बाद मीन के एक नई सर्च टेक्निक डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग सर्च बनाई, जो कि इन दोनों को कंबाइन करती है कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को लेती है और इसकी लेस मेमोरी को यूज़ करती है। इसका हमने मैकेनिज़्म भी देखा था कि वो किस तरह से काम करती है, और डेप्थ फर्स्ट आइटरेटिव डीपनिंग के ऊपर हमने बात की थी। So the depth first iterative deepening search is complete, optimal, it requires less memory। लेकिन नंबर ऑफ़ नोड्स जो थी उसके ऊपर जो विज़िट करता है ये बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू BFS एंड DFS। इसका हमने कंपैरिजन भी किया था। वी आल्सो कैलकुलेट दी
एक्स्ट्रा वर्क डन बाय DFID, ये भी हमने कैलकुलेट किया था जब हमने उसकी नंबर ऑफ़ नोड्स, विजिटेड नोड को हमने देखा था। सो आफ्टर द अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, हमने कुछ एक प्रॉब्लम को देखा था कि इफ़ अ ट्री हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 10 एंड द डेप्थ इज़ 100, तो उसको कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो हमने ये बात देखी थी कि उसको तकरीबन काफ़ी सारे साल लग जाते हैं, 10 साल के अंदर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इवन के उसको 50 साल के अंदर भी उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते बाय यूजिंग दी अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। अगर हमारे पास गोल जो है उसका वो कहीं लास्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए भी मेमोरी रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा हमें चाहिए थी। इस चीज़ को भी हमने देखा था। तो अगेन वंस अगेन आई विल रिकमेंड कि आप उस स्लाइड को, उस लेक्चर को आप लाजमी तौर पर देखें, जिसके अंदर हमने इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था कि वाई वी नीड सर्च टेक्निक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हमें सर्च टेक्निक ही क्यों ज़रूरी है। और फिर हमने क्या इसी लेक्चर के अंदर दूसरा क्वेश्चन एक हमने रेज़ किया था कि वाई वी नीड इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। बेसिकली इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक क्यों हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात की थी उस ट्री एग्जांपल की कि इतना टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, और अगर हमारे पास ट्री हमारे पास इतना आता है तो उसकी कैलकुलेशन हमने की थी कि अगर हमारे पास इंटेल का कोर i7 मौजूद है तो कितना टाइम लगेगा उसको। इन द सेम वे अब उसके इन्फॉर्म सर्च टेक्निक जितनी भी हैं वो ह्यूरिस्टिक के ऊपर काम करती हैं। सो ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक इज़ द इन्फॉर्म्ड गेस, कि हमारे पास ये इन्फॉर्म्ड गेस आ जाता है कि अगर हम जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो गैस किसी से लेते हैं। इसी तरह से इन्फॉर्म्ड गैस आता कहाँ से? एक्सपीरियंस से आता है, किसी एक्सपर्ट से आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास हम एक्सपर्ट से लेते हैं। एक्सपर्ट हमेशा क्या होता है? कोई एक्सपीरियंस बंदा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, तो हम लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो क्या करते हैं, हम गैस ले लेते हैं कि यार बता दें कितना हमें टाइम लगेगा, या कितना हम डिस्टेंस तय करेंगे। तो वो हमारे पास हमें क्या करता है? गैस दे देता है। सो इफ़ द गैस इज़ लेस दैन द एक्चुअल वैल्यू देन आवर ह्यूरिस्टिक इज़ एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। if the value of guess value is larger as compared to the actual value, then the heuristic will be non admissible। तो ये non admissible की तरफ आ जाता है हमारा heuristic। सो उसके बाद जब हमने इन क्वेश्चंस को देखा था, इसके बाद heuristic की बात की, और then we discuss these 3 different types of informed search technique। इसके अंदर हमने ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ए स्टार सर्च, इसकी हमने बात की थी कि इस बेसिकली हैं क्या और ये किस तरह से काम करते हैं। इनके कंपैरिजन भी किए थे, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का और ए स्टार सर्च का, कि हमने एक रोमानी कंट्री का मैप हमने लगाया, और मैप लगाने के बाद हमने देखा था कि किस तरह से ये जो है ना वो सर्च टेक्निक काम करती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये एक मैप था, the Romania country map, where the initial state is arid city and the final state is Bucharest city। So there are multiple ways to reach from initial state to goal state, and the distance between any 2 nodes given over here। तो यहाँ पे state line distance जो था उसका heuristic हमने लिया। तो वो ह्यूरिस्टिक क्या था कि एक गैस वैल्यू थी कि उसको पहुंचने का हमारे पास जो है वो कितना डिस्टेंस लगेगा। तो उसको हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया था कि वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही हमारा ह्यूरिस्टिक बन गया था। उसको हमने फिर यूज़ किया था अपने इन सर्च टेक्निक के अंदर। सो फॉर ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, द फंक्शन टू मूव फ्रॉम एनी स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, द फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। इस ह्यूरिस्टिक की बेस पे जहाँ पे इसको ह्यूरिस्टिक कम मिलता है वहाँ ये उस तरफ निकल जाती है। तो इस वजह से इसको ग्रीडी का नाम भी दिया जाता है कि लालची है, जैसे उसको कम ह्यूरिस्टिक मिलता है जिस साइड से वो उस तरफ निकल जाती है। सो देन अब यहाँ पे इसके अंदर एक तो ये हमारे पास ऑप्टिमल नहीं है, इस यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमल मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हमें रिटर्न नहीं करती, और दूसरी हमारे पास इसकी जो दूसरी इसकी वजूहात इसकी है कि हमारे पास ऑप्टिमल पाथ नहीं देती, और
रिवर्स नहीं हम कर सकते। फॉर एग्जांपल ए टू एस अगर मूव कर गए तो वापस हम दोबारा फिर उसके नहीं जा सकते। तो ये हमारे पास कुछ इसकी खामियां थी। उसके बाद हमने बेस्ट फर्स्ट सर्च को देखा, जो कि हमें बैक ट्रैकिंग भी उसकी फैसिलिटी भी देती है कि यहाँ से अगर हम इस तरफ आ गए हैं तो इधर भी अगर ह्यूरिस्टिक की वैल्यू अगर कम मिलती है तो हम उस तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये हमारे पास ये फैसिलिटी थी जो कि इसको मज़ीद ए स्टार सर्च ने उसको यूज़ किया। मीन के बेस्ट ए स्टार सर्च को हम कह सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ए स्टार सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च की। इसके अंदर हाँ हमारा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ जाती है और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है वो करंट स्टेट से लेकर रूट स्टेट तक का डिस्टेंस होता है, उसको हम जी ऑफ एक्स के साथ उसको जी ऑफ एक्स हम कहते हैं। तो इस तरह से हमने वो कैलकुलेट किया था और ये हमने एक इस बात का देखा था कि ग्रीडी सर्च जो है वो ए से लेकर बी तक 450 कॉस्ट लेती है, लेकिन ए से बी तक ए स्टार सर्च जो है वो हमारे पास 218 डिस्टेंस हमारे पास लेती है। तो ये इस तरह से हमने इसको देखा था। तो यानी कि ये ए स्टार सर्च हमारे पास ऑप्टिमल है, लेकिन कब? जब हमारे पास ह्यूरिस्टिक जो है वो एडमिसिबल आ जाता है। तो उसके बाद जब हमने ये सारी सर्च टेक्निक जो है वो इनफॉर्म सर्च पढ़ ली, उसके बाद हमने लोकल सर्च के ऊपर मूव किए थे। लोकल सर्च बेसिकली क्या है कि परफॉर्म प्योरली लोकल सर्च इन स्टेट स्पेस, इवेलुएटिंग एंड मॉडिफाइंग ऑन वन और मोर करंट स्टेट्स रादर दैन सिस्टमेटिकली एक्सप्लोरिंग द पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू रूट स्टेट। जब से देखें कि हमारे पास क्या है कि चाहे वो इनफॉर्म सर्च हो चाहे वो अनइनफॉर्म सर्च हो, तो हम सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर कर रहे होते हैं पाथ को फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू रूट स्टेट। लेकिन जो लोकल सर्च है दैट इवेलुएट एंड मॉडिफाई ओनली वन और मोर करंट स्टेट्स रादर दैन एक्सप्लोरिंग दी कंप्लीट पाथ। हम पिछली जितनी भी सर्च टेक्निक है हमने पढ़ी 6 की 6, वो सारी की सारी एक्सप्लोर करती हैं पूरे पाथ को पूरे और लेकिन ये वाली जो है वो जस्ट करंट स्टेट को ही हमारे पास करती है। तो ये उनके लिए है, उन लोगों के लिए अच्छा है जो ये बात करते हैं कि जी हमें क्या गर्ज इसके सॉल्यूशन से या कि उसके पाथ से हमें बस सॉल्यूशन निकाल के दें, पाथ हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इसके बेनिफिट क्या हैं कि रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, क्योंकि ये करंट स्टेट को ही देख रही होती है। मूव ओनली टू नेबर्स ऑफ दैट नोड्स के नेबर्स जो होते हैं उनकी तरफ ये मूव करती है। तो ये लोकल सर्च, इसके अंदर हमने 3 डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि हिल क्लाइंबिंग, बीम सर्च, जेनेटिक एल्गोरिदम। हिल क्लाइंबिंग बेसिकली एक हमने यहाँ पे इसकी देखा था कि एक हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं तो गोल जो है वो हमारा उसको चोटी के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम किस तरह से फ्रॉम जो है वो अपनी जो ग्राउंड स्टेट से हम ग्राउंड लोकेशन से हम किस तरह से वहाँ पहुँचे हैं, क्या तरीक़ाकार होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिर उसको हमने देखा था। डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने इसकी देखी थी और तो उसको ज़रा देखिएगा आप लोग। तो इसकी वीकनेसेस, देयर आर 3 डिफरेंट वीकनेसेस दैट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, प्लेटियो प्रॉब्लम, रिज प्रॉब्लम। ये हमारे पास 3 इसकी प्रॉब्लम्स हमारे पास अक्कर होती थी कि अब इन तीनों का सलूशन एक क्या दिया था हमने, एक रैंडम इनिशियलाइजेशन के बार बार आप इनिशियलाइज़ करते हैं, या फिर आपका दूसरा तरीका जो है वो जंप का था कि आप जंप कर जाएं। तो ये हमारे पास 2 इसके सलूशन जो मैंने डिस्कस किए थे। इसके मज़ीद और भी सलूशन हो सकते हैं, वो मैंने कहा था कि आप लोगों ने देखने हैं। सो हिल क्लाइंबिंग के बाद हमने बात की थी बीम सर्च की। हिल क्लाइंबिंग क्या करता है कि जब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमने एक स्टेट को हमने विज़िट करना हो तो हिल क्लाइंबिंग हम देखते हैं। और अगर हमने मल्टीपल स्टेट्स की बात करते हैं कि यहाँ करंट स्टेट से, जैसे बीम आप ये देख लें कि टॉर्च लाइट आपके पास है, 2 टॉर्च लाइट आप ले लें तो 2 रास्तों में से आप चलें, तो नेक्स्ट स्टेट से किसी एक स्टेट से नेक्स्ट 2 स्टेट्स को आपने सेलेक्ट करना, तो बीम सर्च की तरफ निकल जाते हैं आप। तो यहाँ पे फिर थर्ड जो चीज़ थी वो हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिदम था। जेनेटिक एल्गोरिदम दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं जो कि बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर फिक्स आता है या नहीं आता। अगर वो फिक्स आ जाए तो टर्मिनेट कर देते हैं, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं वी विल डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ ईच क्रोमोसोम्स, और जो हमारे पास फिट होते हैं उनको अब हम रख लेते हैं और रखने के बाद उन्हीं को हम क्या करते हैं, उनके ऊपर क्रॉसओवर और म्यूटेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं
नई पॉपुलेशन बनाते हैं, नई पॉपुलेशन के ऊपर फिर अगेन नई पॉपुलेशन जब हमारी बन जाती है तो हम दोबारा फिर उसका चेक करते हैं कि इफ़ द टर्मिनेशन क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड। मीन के टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या होता है कि उसका एरर जो है वो मिनिमम हो या नंबर ऑफ़ साइकिल्स हमारे उतने हो चुके हों तो वो हम टर्मिनेट कर देते हैं। अदरवाइज़ ये जो क्रॉस ओवर म्यूटेशन लगा के नए पॉपुलेशन बनाने का तरीका जो है वो हमारा चलता रहता है उसी तरह से। तो फिर हमने उस इसी जेनेटिक एल्गोरिदम के थ्रू हमने पॉलिनोमियल फिटिंग प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी कि हमारे पास अगर सपोज देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, वी वांट टू फिट द लाइन फ्रॉम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इनके ऊपर हमने ऑन दीज टू पॉइंट्स इफ़ वी वांट टू फिट अ लाइन तो किस तरह से जेनेटिक एल्गोरिदम काम करेगा। उसके लिए हमने क्या किया था, हमारे पास जितने अननोन पैरामीटर्स होते हैं उन अननोन पैरामीटर्स के ऊपर हमने क्या किया था, रैंडम पॉपुलेशन हमने जनरेट की थी। रैंडम पॉपुलेशन जनरेट करने के बाद हमने एरर को कैलकुलेट किया और एरर कैलकुलेट करने के बाद हमने फिर जो हमारे पास जिन क्रोमोसोम्स के लिए एरर जो था वो मिनिमम होता था उनको हम रख लेते थे, बाकियों को हम डिस्कार्ड कर देते थे जिसका एरर जो है वो ज़्यादा होता था, और इस तरह से फिटनेस हम करते जाते और साइकिल जो है वो चलता जाता था हमारा इस तरह से। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग द जेनेटिक एल्गोरिदम, और हमने एक्यूरेटली हमारे जो पॉइंट थे एम और सी उसको हमने लर्न कर लिया था। ये हमारे पास समरी थी फर्स्ट 18 लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमने जो है वो डेफिनेशन को देखा था, इसमें डेफिनेशन के ऊपर बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के डिस्कस किया था जो कि मैंने अभी स्किप कर दी हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा मेन कंटेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसके डिफरेंट जो बैकग्राउंड है कि किस तरह से एआई की जो है वो फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, तो ये भी हमने बात की थी अपने लेक्चर्स के अंदर। तो 18 लेक्चर की बेसिकली कुछ डेफिनेशंस, उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आ गए थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट या एजेंट टाइप्स, वो भी सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद फिर अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक। सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनइनफॉर्म्ड सर्च विच वी डिस्कस्ड इन आवर कोर्स। सो इनफॉर्म सर्च भी हमने 3 डिफरेंट टाइप्स हमने इसकी इनफॉर्म सर्च की देखी हैं, और लोकल सर्च जो है वो भी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। सो इन आवर 19th लेक्चर हमने अपने 19वें लेक्चर में गेम ट्री की बात की थी, जो कि हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है। इसको हम कि हम किस तरह से गेम्स को भी इंटेलिजेंट बनाने की तरफ हम जा सकते हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो कि काम करते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि हम गेम को किस तरह से रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होनी चाहिए। सो वी रिप्रेजेंट आवर टिक टैक टो गेम इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। हमने गेम खेली थी और उसके ट्री की फॉर्म के अंदर लेके आए, एंड देन वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल नोड्स विच वाज जो कि हमारे पास क्या थी 9 फैक्टोरियल, जो कि इसके इक्वल थी। ये सब इस तरह से हमने टर्मिनल नोड्स की बात की थी। देन वी आल्सो डिसाइड द स्कोरिंग क्राइटेरिया। उसको हमने स्कोरिंग क्राइटेरिया बनाया था कि हम किस तरह से स्कोरिंग क्राइटेरिया बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम विन कर रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव स्कोर है, अगर हमारा ओपोनेंट विन कर रहा है तो हमारा -1 आ गया। अब -1 से लेकर +1 तक करना, या आप 0 से 100 तक करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, वो किस तरह से क्या रेंज होगी। तो इसी तरह से फिर हमने वहाँ पे ये भी बात की थी कि अगर ये तो विन कर रहा है ना, ये वाला हम विन कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाली जो स्टेट थी, अगर ये वाला जो क्रॉस वाला पीस इससे ऊपर हो तो इसका स्कोर कितना होगा। हमने कहा था कि इसका 99 स्कोर होगा, या 0.9 हम स्कोर कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेट के ऊपर हमने विन कर जाना है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारा ये गेम ट्री हमने बनाया था, गेम ट्री का स्कोरिंग क्राइटेरिया, उसके टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स की कुछ बातें हमने करना शुरू कर दी थी, और फिर हमने कहा था कि हमेशा वो बंदा जो है वो विन करता है जो 3 से 4 स्टेप आगे की तरफ देख रहा होता है कि अगर मैं इस तरफ अपना पीस मूव करूंगा तो मेरा अपोनेंट इस तरह से पीस लेके आएगा, फिर मैं इस तरह से चलाऊंगा, फिर मेरा अपोनेंट इस तरह से लेके आएगा, फिर मैं इस तरह से चलाऊंगा। 3-4 मूव आगे की तरफ अगर देख सकता है तो उसके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो दैट वाज द मिन मैक्स एल्गोरिदम। सो वी अप्लाई द मिन मैक्स एल्गोरिदम ऑन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया कितने स्टेप के बाद,
कितनी डेप्थ के बाद 0 1 2 3 4 डेप्थ, आफ्टर 4 डेप्थ वी कट दैट ट्री, जो हमारा गेमिंग ट्री था, जो भी स्कोरिंग क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे स्कोर रख दिया था। तो अब इसकी रेंज क्या है, यूटिलिटी की रेंज। अब छोटी छोटी बातें इसके अंदर मज़ीद भी हैं जो कि हमने ड्यूरिंग लेक्चर हमने डिस्कस भी की थी, जैसे कि यूटिलिटी के ऊपर इसका फोकस होता है। हमारा एडवर्सेरियल सर्च भी इसको कहते हैं। एडवर्सेरियल सर्च हमेशा ये मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आता है। ये इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं। तो ये इसकी रेंज क्या है यूटिलिटी की, 0 to 10 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से ट्री था, इसके ऊपर हमने मिन मैक्स एल्गोरिथम लगाया था। वो किस तरह से कि नीचे से हम वैल्यूज़ ऊपर लेके जाते हैं, फिर इस तरह से ऊपर लेके जाते हैं। ये हमारे पास इस तरह से वर्किंग करता है। सो ये किस तरह से, अब ये यहाँ से 4 ऊपर गया था हमारे पास, और हम इस तरफ बजाय इसके कि किसी और तरफ जाते कि यहाँ से मैक्स जो है वो इस 10 को देखता, और 10 को देखने की बजाय देखने की वजह से वो इस तरफ मूव कर जाता है कि इस तरफ आता और फिर यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये मेन जो है वो इस तरफ उसको लेके आ जाता। मैं इस 10 की तरफ जाता लेकिन मेरा अपोनेंट फ़ौरन जो है वो, या यहाँ से मैक्स चले मैं इस तरफ आ जाता तो मेरा अपोनेंट 10 की तरफ जाने की बजाय वो मुझे 1 की तरफ धकेल दे, और हो सकता है कि वो अगले स्टेप के ऊपर जो है वो मेरा अपोनेंट जो है वो विन कर जाए। तो ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि तो इस वजह से मुझे ये ग्रीडी अप्रोच नहीं करनी, बल्कि 3-4 स्टेप पहले से ऊपर की तरफ स्कोर लेके जाना होगा। तो उसका स्कोरिंग किस तरह से हम स्कोर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वो चीज़ हमने देखी थी। और यहाँ पे देखें 4 की तरफ चले जाएंगे, जो कि 1 से तो कई दर्जे हमारे पास अच्छा है। तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि मिन मैक्स जो है वो सारी की सारी ब्रांचेस, सारी नोड्स, हर तरह की नोड्स को ट्रैवर्स करता है। तो किस तरह से हम जो है वो इन कुछ नोड्स को प्रून कर दें ताकि हमारा काम जो है वो कम से कम हो जाए। तो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग की हमने बात की थी। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ नोड्स को हम कट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल के लिए हमने क्या किया था, ये वाला अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग एल्गोरिदम हमने रन किया था। तो कितनी नोड्स इसकी प्रून हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 टोटल नोड्स जो हैं वो हमारी जो है वो प्रून हो चुकी थी अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग जब हमने अप्लाई किया था। तो ये हमारे पास कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी हमारे पास गेम ट्री की। देन वी डिस्कस दी कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम। सो उस कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या है कि हम कुछ पहले से ही कंस्ट्रेंट लगा लेते हैं कि हमारी जो है वो सर्च स्पेस जो है वो कम हो सके। तो क्या है, CSP सर्च स्पेस एल्गोरिथम टेक द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स के एंड यूज़ दिस जनरल पर्पस रादर दैन प्रॉब्लम स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक, कि हमारा जो है हम जनरल पर्पस कोई कर देते हैं बजाय इसके कि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक लगाएं टू इनेबल द सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। द मेन आइडिया टू एलिमिनेट लार्ज पोर्शन ऑफ द सर्च स्पेस all at once by identifying the variable combination that violates the constraint। तो जो constraint को वायलेट कर रहा होता है तो उसको हम निकाल देते हैं। तो इस वजह से हमारी सर्च स्पेस जो है वो कम हो जाती है। जब हमारी सर्च स्पेस कम हो जाती है तो उसका हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमारे पास कम हो जाती हैं। तो लिहाजा हम मज़ीद उसको अपनी प्रॉब्लम को इंटेलिजेंट वे के साथ, मतलब कम टाइम के अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम हमने इस जो कि एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका हमने मैप को कलर किया था कि हमारे पास कुछ कलर्स मौजूद थे, और हमारी क्या क्राइटेरिया क्या था कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव यानी जो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यू साउथ वेल्स हमारे पास है, इसका कलर क्वींसलैंड से डिफरेंट होना चाहिए, और इसका जो कलर इसको असाइन कर दिया वो इसको असाइन नहीं करना, जो इसको असाइन कर दिया वो इसको असाइन नहीं करना, मतलब बाउंड्री के साथ जो अटैच हैं उनके साथ उनका कलर जो है वो डिफरेंट हो। किस तरह से हमने किया था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स कितनी कम हो गई थी, आई थिंक 2⁵ के करीब या इस तरह से थी कुछ स्टेट्स हमारे पास। लेकिन अगर एग्जॉस्टिव हम देखें, अनइन्फॉर्म्ड या तरीके से देखें, ब्लाइंडली हम इसको करें, सारी सर्च स्पेस बनाएं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमारे पास बन जाती थी। तो उसका कंपैरिजन भी हमने किया था। सो देन वी आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम। किस तरह से ये 8 कोइन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था ये भी हमारे पास है, और ये भी सुडको प्रॉब्लम किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे इसके ऊपर हमने बात की थी।
कि किस तरह से इसकी अरेंजमेंट किस तरह से है, वो कांस्टेंट किस तरह से लगाई जा सकती हैं। तो वहाँ पे भी यानी कि जहाँ पे ये फिगर थी उसके नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो थी उस लेक्चर की, उसके अंदर कांस्टेंट भी सारी की सारी लिखी हुई थी। और जो कांस्टेंट के ऊपर फॉलो नहीं करती, हम उन स्टेट्स को पहले से एलिमिनेट कर देते हैं जब हम सर्च को फाइंड कर लेते हैं। सो द एडवांटेजेस यहाँ पे ये देखें लिखा भी हुआ है कि हमारे पास अगर हम कांस्टेंट स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं लगाते तो 3⁵ इतनी स्टेट्स हमें सर्च करना पड़ती थी फॉर दिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्टेट्स को कलर करना होता था। लेकिन जब हम कंस्टेंट अप्लाई कर देते थे तो 2⁵ 32 ओनली 32 स्टेट्स हमें विज़िट करना पड़ती थी टू फाइंड आवर गोल। तो ये हमारे पास कांस्टेंट स्पेसिफिकेशन के एडवांटेज हमारे पास है यहाँ तक। So after constraint specification problem, we move towards the knowledge representation method. So हमने बात की लॉजिक की, लॉजिक के अंदर हमने predicate propositional logic की बात की, जो कि that deals with the statements which are true or false but not both. लेकिन ये इन्फिनिट हमारे पास अगर डेटा सेट आ जाए तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए हम प्रेडिकेट लॉजिक की तरफ हम मूव किए थे। सो देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेंटिक नेट, किस तरह से इसके थ्रू हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सेम वे वी आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेम्स, दैट इज़ द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मेथड। देन वी मूव टुवर्ड्स द सिमेंटिक ट्री, हमने इसकी बात की थी। तो अब इसी नॉलेज लॉजिक की जो हमने बात की थी कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स को, उसका एक बेनिफिट हमने यूज़ किया था, उसकी एक एप्लीकेशन हमने देखी एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर यही नॉलेज को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए रिप्रेजेंटेशन के जो मेथड थे उसी को अप्लाई यूज़ किया हमने। जब हमने अपनी डेटाबेस बनाते हैं, नॉलेज डेटाबेस बनाते हैं, तो उसके अंदर इसको यूज़ किया था कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक। तो उसको फिर आगे उसकी एप्लीकेशन हमने एक्सपर्ट सिस्टम देखा, जो कि हमने जो है वो एक मेडिसिन सिस्टम बनाने की बात की थी कि अगर इतने सिम्टम्स अगर डॉक्टर आप डॉक्टर को बताते हैं या आप अपनी मशीन को बताते हैं तो वो डायग्नोज करके दे सकता है आपको इस तरह से। तो इसके लिए एक तो इनफ नॉलेज चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके वो हमने बात की थी वहाँ पे। सो ये हमारे पास कुछ आर्किटेक्चर है। देयर आर टू डेटाबेसेस, फैक्ट डेटाबेस एंड नॉलेज डेटाबेस। यहाँ पे नॉलेज डेटाबेस एडिटर है, एक्सप्लेनेशन सिस्टम है, इन्फ्रेंस इंजन, तो यूज़र ये इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन इन्वॉल्व होता है और कौन कौन से बंदे इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो इसको हमने डिटेल के साथ देखा था। इसके अंदर फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हमने उसके ऊपर भी डिस्कशन की थी। सो देन उसके बाद एक इंटरेस्टिंग एरिया हमारे पास स्टार्ट होता है आफ्टर लेक्चर 28, मीन के आफ्टर लेक्चर नंबर 27। फ्रॉम 28th लेक्चर वी स्टार्टेड द मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, जो कि बड़ी एक्टिव एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हमने इस डेफिनेशन को देखा था कि एवरी सैम्पल एक्स इज़ मैप टू एफ ऑफ एक्स, एमएल डिटरमाइंस द मैपिंग फंक्शन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग होती है और टेस्टिंग होती है, ट्रेनिंग में वो फंक्शन हम लर्न करते हैं। तो फिर हमारे पास एक अनसीन डेटा आता है, उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको उस फंक्शन के थ्रू हम पास करके हम उसकी टारगेट हम उसका गेट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये था। उसके बाद फिर हम मशीन लर्निंग ये इसके ऊपर चले गए थे। ये इसकी प्रॉब्लम हम देखी थी फॉर 100 डिजिट्स के डेटा सेट की, कि इनके लिए भी एक फ़ंक्शन लर्न किया जाए कि हमारे पास कोई नया एक्स आए तो उसको क्या किया जाए, क्लासीफाई कर सके उसके ऊपर। तो इसको एमएल अप्रोच किस तरह से सॉल्व करती है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है, उसके लिए रूल बनाती है, उसके ऊपर एक्सेप्शंस आती हैं, उसके ऊपर मज़ीद रूल बनाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो हमारे पास पुअर आता है। लेकिन एमएल अप्रोच क्या करती है, उसके अंडरलाइन रेगुलरिटी को कैप्चर करने की कोशिश करती है, इस तरह से उसके पैरामीटर्स को लर्न करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जनरलाइजेशन का भी देखा था हमने, एबिलिटी टू करेक्टली क्लासीफाई द अनसीन डेटा सेट। सो इसके बाद हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स, इसकी एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस की थी। देन वी मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारे पास लेबल डेटा होता है, कि हर लेबल डेटा के फॉर एग्जांपल ये इमेज 0 है तो उसका 0 यहाँ पे लेबल होगा, 1 इमेज है तो 1 पड़ा होगा, 9 की इमेज है तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ होगा। सुपरवाइज लर्निंग इस तरह, अनसुपरवाइज लर्निंग जिसके अंदर हमारे पास जो है वो डेटा सेट का जो है वो लेबल मौजूद नहीं होता।
तो ये इसके बाद हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग, फाइंड द एक्शंस दैट मैक्सिमाइज रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल चेस प्लेइंग एजेंट। तो ये हमारे पास एक्टिव एरिया है मशीन लर्निंग रिसर्च का, लेकिन हम इसको नहीं हमने बात की। लेकिन अब इसके अंदर क्या है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, रिग्रेशन एल्गोरिदम्स हैं, और अनसुपरवाइज के अंदर क्लस्टरिंग की बात हमने की थी। तो ओवरऑल जो मशीन लर्निंग के अंदर हमने बात की है वो इन एल्गोरिदम्स की हमने बात की, पॉलिनोमियल कर्व फिटिंग, इसके बाद हमने बेज रूल की बात की, बेजियन बिलीफ नेटवर्क, नाइव बेज क्लासीफायर की बात की, उसकी वीकनेसेस, एम एस्टिमेटर की बात की। देन वी मूव टूवर्ड्स द डिसीजन ट्री क्लासीफायर, तो उसके थ्रू हमने डेटा को क्लासीफाई किया था कि किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, और उसके अंदर एक टेक्निक ID3 एल्गोरिदम की हमने देखी जो कि इंफॉर्मेशन गेन की बेस के ऊपर जो है वो उसको ट्री को बिल्ड करता है। देन वी मूव टूवर्ड्स द परसेप्ट्रॉन, और जो कि बेसिक एक न्यूरॉन है, और इन न्यूरॉन्स के क्या करते हैं हम, उनके एक नेटवर्क बनाते हैं, जो कि हमने न्यूरल नेटवर्क की हमने बात की। और इसके बाद हमने ये था सुपरवाइज लर्निंग, और अनसुपरवाइज्ड के अंदर हमने अभी लेक्चर नंबर 40 जो कि इसी वीक का आपका पहला लेक्चर है, उसके अंदर हम क्लस्टरिंग की बात की है, और क्लस्टरिंग के अंदर हमने के मीन एल्गोरिथम की हमने बात की है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो हमने अभी कोर्स के अंदर डिस्कस किया उसका मैंने ओवरव्यू दिया। तो ये हमारे पास लेक्चर थे, लेक्चर नंबर 41 और 42। इसके अंदर मैंने क्या किया, आप लोगों को ओवरव्यू दिया ओवरऑल जो कोर्स के अंदर हमने चीज़ों को डिस्कस किया है, ताकि आप लोगों की एक रिवीजन हो सके कि ओवरऑल ये कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह से है और हमने इसको किस तरह से लेके चले हैं। So if you have any question, feel free to ask me a question. You can send me an email. Inshallah, I will try my best to answer your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.